हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर क्लास 10th आईएससी का। ठीक है, क्योंकि आपका पेपर हो गया है एमसीक्यू, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, देखिए फोर्स क्या होता है बेटा। फोर्स एक ऐसा फिजिकल कॉज है जो किसी बॉडी का शेप, साइज या उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। रेस्ट में है तो मोशन में ले आ सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है। तो इसलिए बेटा डेफिनेशन क्या है, द फोर्स द फिजिकल कॉज दैट कैन चेंज शेप, साइज और पोजीशन ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, जैसे मान लिया कोई बॉडी है जिसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गई, तो उसके साइज में, शेप में चेंज हो रहा है। बॉडी कोई रखी थी, उसके ऊपर आपने फोर्स लगा दिया, वो क्या हो गया, रेस्ट में थी, मोशन में आ गई। या आपने किसी गाड़ी चला रहे थे, ब्रेक लगा दिया, ब्रेक से आपकी गाड़ी क्या चली गई, रेस्ट में, वो क्या हो गया आपका बेटा, उसने क्या चेंज किया, मोशन को। ठीक है, अब देखिए दो तरह के फोर्सेस आपको पढ़ने हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। इनकी मैं डिटेल चर्चा कर रहा हूँ, देख लीजिए। कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन सा आएगा, जिसमें बॉडीज फिजिकल कॉन्टैक्ट में होंगी, उन्हें हम कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। जिनमें बॉडीज डिस्टेंस पर रखी होंगी, उनके बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा, दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए इसमें कौन कौन सा फोर्स आएगा, आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके इन चीज़ों को। देखिए सबसे पहले अगर हम करें चर्चा फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, बॉडी अगर कोई सरफेस है, उसके ऊपर एक बॉडी है जिसके ऊपर आपने फोर्स लगाया। ठीक है, आप फोर्स लगाते हैं, अगर आपका सरफेस रफ है तो जब बॉडी पे आप जिधर फोर्स लगाएंगे बॉडी मोशन करेगी, तो मोशन के अपोजिट क्या लगता है आपका, एक फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस के अलॉन्ग। किसके अलॉन्ग, सरफेस के टेंजेंशियली लगता है, किसके अलॉन्ग, सरफेस के अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगेगा अलॉन्ग द सरफेस। ठीक है, और टेंजेंशियली लगेगा, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ देखिए दो बॉडीज आपकी क्या है, कॉन्टैक्ट। मीन्स डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, when one body either sliding or rolling over the another body, there is a force acting along the surface opposite to direction of motion। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा हम आएंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आप कई जगह पे देखेंगे। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है, जैसे मान लिया कोई सरफेस है, उसके ऊपर कोई बॉडी रखी है। ठीक है, उसके बॉडी रखी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा, ये किधर लगेगा, ये आपका हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। जिस सरफेस पे बॉडी रखी है उसके परपेंडिकुलर लगेगा वेट को बैलेंस करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए तो बेटा नीचे की तरफ आपका mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n = mg है, लेकिन हर जगह n = mg नहीं होगा। जैसे आप देख लीजिए एक कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे यहाँ पे एंगल थीटा बनना है, इसके ऊपर कोई बॉडी ऐसे रखी हुई है। ठीक है बेटा, तो इसका ग्रेविटी का फोर्स तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे नीचे की तरफ mg लग जाएगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा बेटा नॉर्मल टू सरफेस होगा। अब सरफेस हमारा ये है, ऐसे चला गया तो इसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर इधर, मतलब ये हमारा हो गया इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये क्या है आपका, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन को हम एक्शन रिएक्शन फोर्स भी नहीं कहते। एक्शन रिएक्शन फोर्स में आप लोग को बड़ी कंफ्यूजन रहती है। एक्शन रिएक्शन फोर्स बेटा ध्यान रखना, हमेशा दो बॉडीज होंगी उसके लिए। ठीक है, दो बॉडीज होंगी, जितना फोर्स बॉडी ये इस पे लगाएगी उतना ये इस पे लगाएगी, वो एक्शन रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, तो ये आपका एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है। अब दो बॉडीज कांटेक्ट में हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मान लिया आपका एक बॉडी है, ये दोनों कोलिजन से टकराई। ठीक है, अब ये इसने जिस पर जितना फोर्स लगाया इधर F, उतना फोर्स ये इस पर लगाया F1 F2। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन हैं, लेकिन ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है वो G m1m2/r² लगा रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे ग्रेविटी को बैलेंस नहीं कर रहा है। अगर हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपका एक्शन रिएक्शन होगा, क्योंकि जितना फोर्स अर्थ लगा रही होगी इस बॉडी पे, उतना ही लगा रहा होगा ये बॉडी अर्थ पे। ठीक है, तो ये एक्शन रिएक्शन है। ठीक है, तो समझ गए, एक्शन रिएक्शन में क्या है, दो बॉडी होनी चाहिए, जितना फोर्स एक बॉडी दूसरे पे लगाए वही सेम बॉडी उतना ही फोर्स दूसरे पे भी लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये ग्रेविटी का फोर्स है, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा टेंशन। टेंशन में क्या है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, उसमें मशीन में भी आएगा। टेंशन हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई बॉडी है, ठीक है, उसमें स्प्रिंग से हम उसको सस्पेंड करते हैं, तो हमेशा टेंशन क्या करता है, स्प्रिंग को छोटा करने के लिए के डायरेक्शन में लगता है। टेंशन हमेशा उस डायरेक्शन में लगेगा ताकि स्प्रिंग को छोटा करे, तो टेंशन हमेशा अपोजिट ऐसे लगेगा। तो टेंशन की डायरेक्शन अगर कभी आपको ना समझ में आए तो आप ध्यान दीजिएगा, आप हमेशा टेंशन की डायरेक्शन ऐसे रखिएगा कि स्प्रिंग की लेंथ को छोटा करे। ठीक है, तो ये हो गया टेंशन फोर्स। ठीक है, जैसे यहाँ टेंशन फोर्स mg के बराबर है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन बराबर mg है। ठीक है, वो अलग बात है। तो टेंशन आप समझिए क्या है, टेंशन हमेशा एक स्ट्रिंग में लगता है, और किधर लगेगा, स्ट्रिंग में ऐसे लगेगा ताकि उस लेंथ को छोटा करे। ठीक है, अब आगे इसके बाद स्प्रिंग फोर्स। ठीक है,
स्प्रिंग फोर्स भी कांटेक्ट, यहाँ देखिए दो बॉडीज कांटेक्ट में है तभी लग रहा है। स्प्रिंग में क्या है, एक तरफ आपने स्प्रिंग को फिक्स कर दिया और किसी ब्लॉक को आपने इस पर एफ फोर्स लगा के एक्स डिस्प्लेसमेंट किया। कितना डिस्प्लेसमेंट किया, एक्स। तो जो स्प्रिंग अपनी तरफ लगाएगा वो होता है रीस्टोरिंग फोर्स, उसे हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। वो क्या लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स अपनी तरफ स्प्रिंग खींचेगा इसको, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स होता है, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन आते हैं तो माइनस के एक्स आएगा। यानी फोर्स अपनी तरफ, ये स्प्रिंग अपनी तरफ जो फोर्स लगाएगा वो क्या लगाएगा, के इंटू एक्स, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए दो बॉडीज कांटेक्ट में थी तब फोर्स लगा, यानी क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्स। अब कोलिजन में बेटा क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ जैसे देखा, कोलिजन में क्या होता है, बॉडीज एक दूसरे से आपस में टकराती हैं, तो टकराने की वजह से एक बॉडी जितना फोर्स इस पर लगाएगी उतना फोर्स दूसरे पे लगाएगा, तो वो हो जाएगा कोलिजन फोर्स, ठीक है। अब बात आती है नॉन कांटेक्ट की। नॉन कांटेक्ट में क्या होगा बेटा, पहली बात तो ये कि बॉडीज अलग अलग होंगी, दूर रखी होंगी। जैसे मान लिया दो हमने बॉडी रख दी है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, आप 9th में पढ़ चुके हैं, r डिस्टेंस पर रखी है, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। सबसे पहला आपने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये फोर्स लगता है g m1 m2 अपान r स्क्वायर, ठीक है। यानी जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। आपका डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स घटेगा, इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है। ये क्या है आपका नॉन कांटेक्ट। दूसरा आप चले जाएं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आप आगे जाकर पढ़ेंगे। ये क्या होता है, दो चार्ज के बॉडी में, कभी आप देखेंगे दो चार्ज बॉडीज हैं, इन पे चार्ज Q1 Q2 है, r डिस्टेंस पर रखे हैं। आपने देखा होगा कंघे को बाल में ऐसे रब करें और कागज के पास ले जाएं तो कागज को अट्रैक्ट करता है। वो किस वजह से अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे होता है बेटा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। यहाँ पे ये आपका क्या लग रहा है, दो बॉडीज रखी हुई है डिस्टेंस पे, जिसकी वजह से यहाँ फोर्स लग रहा है, जो क्या है आपका मैग्नेटिक फोर्स, ये सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तीसरा आपका है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स तो आपने बहुत ऑब्जर्व किया होगा। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है बेटा, आप कभी भी दो मैग्नेट रखे हों, अगर इसका नॉर्थ पोल इसका साउथ पोल, यहाँ पे आप ऐसे रख दें साउथ और नॉर्थ, तो साउथ और नॉर्थ को क्या करेगा, आपस में अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट पोल्स को अट्रैक्ट करेगा और सेम पोल को रिपेल करेगा। मैग्नेटिक फोर्स ये भी दूर दूर रखने पे आपने बहुत सारे मैग्नेट से किए होंगे वहाँ पे, तो ये होगा मैग्नेटिक फोर्स है, जो कि आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। तो आप इनको ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए, कौन सा कांटेक्ट है कौन सा नॉन कांटेक्ट है। नॉन कांटेक्ट के लिए क्या करेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगा, डिस्टेंस पर रखी होगी ऑब्जेक्ट तब भी लगेगा। कॉन्टैक्ट के लिए दो बॉडीज में फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी है, तभी आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स बनेगा, ठीक है। समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, तो आप पहचान जाएंगे कौन सा कांटेक्ट है कौन सा नॉन कांटेक्ट। अब देखिए न्यूटन एलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट, आप 9th में पढ़ चुके हैं। पहला लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी जिस स्टेट में होगी उसी में रहना चाहेगी जब तक आप पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, ठीक है। क्या होगा, बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इट मीन्स जैसे मान लिया पेड़ से आम लटक रहा है, ठीक है। अब आप गए, आपको आम तोड़ना है तो आप क्या करेंगे, डाल को हिलाएंगे, डाल हिलाएंगे, लेकिन आम उसके साथ क्या है, आम अलग बॉडी है, आम उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन आम क्या रहना चाहेगा, रेस्ट में। डाल आपने हिला दी तो क्या होगा, आम नीचे गिर जाएगा, ठीक है। यानी वो रेस्ट में रहना चाहेगा, डाल को आपने मोशन में करा दिया। आप बस में बैठे हैं, बस के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा तो क्या होगा, आप बेंड फॉरवर्ड हो गए, क्योंकि आप जिस स्पीड से आते वही स्पीड आपकी बॉडी कंटिन्यू कर रही थी बस के साथ। लेकिन जब बस वाले ने ब्रेक लगाया तो आपके ऊपर तो ब्रेक लगा नहीं, आपका अपर पार्ट जो है वो नॉन कांटेक्ट में है, तो क्या होगा, आप बेंड सामने की तरफ आप बेंड हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे आप अगर आपने उसने एक्सीलरेट किया तो आप पीछे की तरफ बेंड होंगे, ठीक है। आपको कंबल है, कंबल झाड़ना है, तो कंबल क्या करते हैं, आप कंबल लिए, कंबल को या तो ऐसे झटकते हैं या फिर उस पर डंडे मारते हैं। तो आपने जब झटका तो क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल वांट टू बी रिमेन्स इन रेस्ट। लेकिन जब आपने कंबल को क्या किया, कंबल को इस तरह से झाड़ा तो कंबल मोशन में हो गया, लेकिन डस्ट पार्टिकल अपने रेस्ट में ही रहना चाहा तो उससे अलग होकर आपका अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आप जिनको ले सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ में। अब सेकंड लॉ में आया क्या है, सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रियल लॉ भी है, इससे आपका फर्स्ट लॉ भी डिराइव होता है और सेकंड लॉ भी डिराइव होता है, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन। ये क्या कहता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम आप पढ़ चुके हैं बेटा, क्या होता है, P इक्वल टू mv, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होगी, ठीक है। P इक्वल टू mv, m इज मास, v इज वेलोसिटी। अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहें तो P इधर है, m इधर है, स्ट्रेट लाइन मास के साथ, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर आप
मास को कांस्टेंट कर दें, पी और वी का ग्राफ बनाएं तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। ऐसे आप अगर मोमेंटम को ही कांस्टेंट कर दें, मास और वेलोसिटी का ग्राफ बनाएं तो ये इन्वर्सली आएगा इस तरह से। ये कुछ ग्राफ्स हैं, मोमेंटम आप 9th में पढ़ चुके हैं, सब आप दिमाग में रखिए, ठीक है। क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मीन्स फोर्स जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। अब प्रोपोर्शनलिटी हटती कांस्टेंट आता है, डेल्टा पी को आप कह सकते हैं एम डेल्टा वी, एम डेल्टा वी, क्योंकि आपने पहले पढ़ चुके हैं कि वी अगर स्पीड ऑफ लाइट से कम है तो मास क्या रहता है आपका, कांस्टेंट, ठीक है। तो हो जाएगा के इंटू एम वी, ये आ गया आपका फोर्स। के यहाँ पे 1 हो जाता है किसमें, एम के सिस्टम में। तो आपका फोर्स एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है बेटा डेल्टा टी। तो ये आपका हो गया एम वी माइनस यू बाई डेल्टा टी, एक फॉर्मूला ये हो गया आपका फोर्स के लिए। और एम वी माइनस यू बाई डेल्टा टी को आप पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन। तो एफ इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया आपका एम ए। फोर्स की यूनिट बेटा क्या होती है, न्यूटन, यूनिट है न्यूटन, ठीक है। 1 न्यूटन में बेटा हमेशा होगा 10⁵ डाइन, 1 न्यूटन में कितना होगा 10⁵ डाइन। दूसरा इसकी कई जगह पे आपको आ जाएगा केजीएफ लिखा होगा, तो 1 केजीएफ इक्विवेलेंट होता है 98 न्यूटन के, ठीक है, 9.8 न्यूटन, ठीक है। 1 केजीएफ इक्विवेलेंट टू 9.8 न्यूटन, क्योंकि mg है, ग्रेविटी का फोर्स है। ऐसे अगर आपका लिखा है जीएफ, जीएफ होता है आपका 980 डाइन, डाइन इज द सीजीएस यूनिट, ये है आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकंड की यूनिट, ये है आपका एमकेएस सिस्टम। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन और 1 जीएफ में 980 डाइन होता है, 1 केजीएफ में 9.8 न्यूटन होता है, आप इसको दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया आपका एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है। इसमें भी ग्राफ्स अगर पूछे जाए बेटा कहीं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये फोर्स है, ये एक्सेलरेशन, मास कांस्टेंट, तो ऐसे यहाँ पे m क्या है, कांस्टेंट, इसका स्लोप आप निकालेंगे तो मास ही आएगा। ऐसे आपने क्या किया, f और m का ग्राफ बनाया, ऐसे यहाँ पे स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स और इसका स्लोप जो होगा वो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका a कांस्टेंट, इसका स्लोप बेटा मास होगा, इसका स्लोप एक्सेलरेशन होगा, स्लोप निकालना आपको आता होगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे फोर्स को कांस्टेंट कर दिया, मास और एक्सेलरेशन ग्राफ बनाया, ऐसे आएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ पैराबोला हाइपरबोला होता है इस तरह से, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आए स्ट्रेट लाइन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आए तो आपका हाइपरबोला होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए न्यूटन सेकंड लॉ बहुत है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, इससे रिलेटेड रीजनिंग आए तो हमेशा ये चीज़ लिखेंगे आप, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। मीन्स जब टाइम बढ़ाओगे फोर्स घटेगा, यही इसके लिए इसका काम है। जैसे आपने क्रिकेटर, जब एक क्रिकेटर बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को क्या रखता है, पीछे ले आता है, पीछे ले आता है क्योंकि बॉडी को रेस्ट में आने का टाइम बढ़ाता है। टाइम बढ़ाने से क्या होता है, उसके ऊपर लगने वाला हाथ का कांटेक्ट फोर्स घट जाता है, ठीक है। वो क्या करेगा, धीमे धीमे पीछे लाता है ताकि ये टाइम को बढ़ाए और फोर्स को घटाए। आपने देखा होगा जो आपके पोर्सलेन के बर्तन होते हैं या कांच के बर्तन, उनको रैप करके रखा जाता है कागज़ में, कुछ भूसा वगैरह में, तो उसको इसलिए रखते हैं कि जब उसको कैरी किया जाए तो उस पर जो हचका लगता है, आपका गाड़ी चलती है हचका लगेगा, हचका लगने पर क्या उसको रेस्ट में जाने का टाइम बढ़े तो उस पर फोर्स घटे, जिससे कि वो टूटे ना। हमेशा इसका रीजन यही होगा कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जब भी टाइम बढ़ाएंगे फोर्स घटेगा। ये न्यूटन का सेकंड लॉ का सबसे अच्छी रीजनिंग, कोई भी रीजनिंग लिखनी हो पहली लाइन आप यही लिखेंगे, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ठीक है। यानी टाइम जब आपका बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है बेसिकली, ठीक है। थर्ड लॉ क्या कहता है, दो बॉडी आपस में जब टकराती है जितना फोर्स एक बॉडी दूसरे पे लगाएगा उतना दूसरी बॉडी पहले पे लगाएगी, एक्शन रिएक्शन, इसको आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, ठीक है। अब देखिए एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन का सेकंड लॉ है। अगर हम कहते हैं एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 तो क्या होगा, मास कभी आपका 0 होगा नहीं, ए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जब ए कांस्टेंट हो गया इसका मतलब क्या समझ गए आप, ये तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया ना, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया। क्योंकि देखिए अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन आपका मास इज नॉट इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन हो गया 0, सॉरी एक्सेलरेशन 0 हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा, बॉडी जिस वेलोसिटी जा रही थी उसी वेलोसिटी चलती रहेगी, और रेस्ट में होगा तो क्या होगा, रेस्ट में रह जाएगी। ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो ये देखिए सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ आ गया। ऐसे थर्ड लॉ आएगा, आप हायर क्लास में बढ़ेंगे, यहाँ उतनी हो सकता है नहीं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे फोर्स के बारे में, न्यूटन्स के लॉज, आप मोशन समझ गए हैं, सबके रीजनिंग आप समझ गए, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे आपको मैंने क्वेश्चन दे दूं,
आप समझ गए। ये जैसे क्वेश्चन है आप लिख लीजिए। जैसे क्वेश्चन है कि अ बॉडी ऑफ मास 1 kg थ्रोन वर्टिकली अप विद इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का फोर्स है तो क्या कर देंगे आप सीधे mg करेंगे, किसी भी वेलोसिटी से जा रही हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मास आपको पता है, m इंटू जी कर देंगे, ठीक। अच्छा क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे कह दिया था बॉल ऑफ मास रेशियो 1:2 ड्रॉप फ्रॉम सेम हाइट। अ बॉल ऑफ मास m1:m2 का रेशियो दिया है 1:2 और कह रहा है ड्रॉप फ्रॉम सेम हाइट, सेम हाइट से उसको ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यूरिंग इट्स फॉल। कह रहा है कि सॉरी, इसमें पूछ रहा है ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट द रेशियो बिटवीन वेलोसिटीज व्हेन दे स्ट्राइक द ग्राउंड। कह रहा है कि वेलोसिटी जब ग्राउंड को स्ट्राइक करें, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देम ड्यूरिंग द मोशन, ठीक है। तो देखिए बेटा, ड्यूरिंग द मोशन उन पे फोर्स क्या लगेगा, F1/F2 इक्वल टू mg, m1g/m2g, जी कट गया तो क्या हो गया m1:m2, यानी जो रेशियो होगा वही रेशियो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा उन्होंने कह दिया कि आपको बताना है जब वो जस्ट रीच द ग्राउंड, तो किसी भी बॉडी को जब ऊपर से सेम हाइट से छोड़ा जाएगा तो उस कैसा कोई भी वेट हो उसको क्या होगी, इसकी वेलोसिटी यहाँ पहुँचने पे √2gh होगी। ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। किसी बॉडी को अगर आप हाइट से छोड़ेंगे तो जब यहाँ पे गिरेगी तो गिरते समय उसकी वेलोसिटी सेम होगी अगर हाइट सेम है, क्योंकि वेलोसिटी 2gh होता है, तो ये रेशियो 1:1 हो जाएगा। इस तरह के कुछ छोटे टाइप के क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जैसे मैंने ले लिया, देखिए अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी 90 km/h एक्वायर वेलोसिटी ऑफ 108 km/h आफ्टर 2 सेकेंड फाइंड फोर्स। अब फोर्स निकालना है बेटा। तो देखिए यहाँ पे u आपको दिया 90 km/h, पहले इसको मीटर में पर सेकंड में चेंज करेंगे इंटू 5/18, यूनिट का खास ध्यान रखेंगे सवाल करते समय। ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड, ठीक। v आपका हो गया 108 है km/h, तो 108 इंटू क्या कर देंगे 5/18, ये 30 मीटर पर सेकंड। अब आपको फोर्स निकालना है तो न्यूटन के लॉ में आप फार्मूला डायरेक्ट देख चुके हैं, F = mv - u/Δt। आपको पता है मास कितना है 5, वेलोसिटी हो गया 30 - 25/2, ठीक है, यानी आपका आ जाएगा 25/2 दैट इज 12.5 न्यूटन, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप बुक के करिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसे समझा दूंगा, ठीक है। अब दूसरी बात आई सबसे इंपॉर्टेंट, मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, जैसे आपका मोशन जो होता है बेटा वो दो तरीके का होता है। एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरा होता है आपका रोटेशनल मोशन। देखिए ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है बेटा, जब बॉडी चलती है किसी स्टैंड पे आप निकालेंगे तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आएगी, सेम। ये पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे अच्छी डेफिनेशन यही है कि अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में है तो किसी भी स्टैंड पे जब आप लेंगे, जैसे इस स्टैंड पे ले तो यहाँ पे जो इस पार्टिकल की वेलोसिटी वही इसकी, वही इसकी, वही इसकी, जो इसकी वेलोसिटी होगी वही इसकी होगी, वही इसकी होगी, वही इसकी होगी, वही इसकी होगी। पर्टिकुलर स्टैंड पे अगर मान लिया यहाँ पे वेलोसिटी इसकी u है तो सारे पार्टिकल की वेलोसिटी, यहाँ पे v है तो सारे पार्टिकल की वेलोसिटी v। भले ये बॉडी ऐसे जा रही हो, यहाँ से आप चलना शुरू किए u वेलोसिटी से, यहाँ पे सारे पार्टिकल की वेलोसिटी u होगी, यहाँ पे जब जाएंगे v हो तो सारे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, v। तो इस तरह का जो मोशन होता है वो ट्रांसलेशनल मोशन होगा। तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या है कि इफ बॉडी इज मूविंग इन सच अ वे दैट एवरी पॉइंट एवरी पार्टिकल हैव सेम वेलोसिटी, ठीक है, एट एनी स्टैंड ऑफ टाइम एवरी पार्टिकल हैव सेम वेलोसिटी, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन या मोशन इन 1D, ठीक है। अब देखिए रोटेशन क्या है बेटा, अगर कोई बॉडी फिक्स पॉइंट के अबाउट पाइवोट और रिवॉल्व कर रही है अराउंड द फिक्स पॉइंट, एक फिक्स एक्सिस के अबाउट कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, रोटेशन। जैसे मान लीजिए ये एक्सिस है,
ये बॉडी को है ये ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। तो ये क्या हो गया बेटा, रोटेशन। अब जैसे रोटेशन में देखेंगे बेटा, मान लिया ये कोई डिस्क है, ये कोई डिस्क है, इस सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे देखेंगे इससे r डिस्टेंस पे एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक इससे क्या होगा, ये r1 डिस्टेंस, ये r2 डिस्टेंस पे। ठीक है, आप हायर क्लासेस में आएंगे पढ़ेंगे v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, वो अलग चीज़ है, उसके बारे में भी नहीं आना। तो आप देखेंगे जो बॉडी के पास होगा वो पार्टिकल क्या करेगा, ये सर्किल करेगा, जो दूर वाला होगा वो ये पार्टिकल करेगा, ये वाला सर्किल करेगा। तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम स्टैंड पे पार्टिकल ये यहाँ है, ये यहाँ है, लेकिन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग। दोनों की वेलोसिटीज़ क्या होंगी, अलग अलग। तो रोटेशन में हमेशा सबसे बड़ी जो रोटेशन मोशन उसमें एवरी पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट होती है सेम स्टैंड पे। ठीक है, और इसमें एक जो डेफिनेशन पढ़ना है, तो इफ़ एनी बॉडी रिवॉल्व अराउंड फिक्स एक्सिस इन अ सर्कुलर पाथ देन इट शुड बी कॉल्ड एज रोटेशन। कोई बॉडी रोटेशन में तब होगी जब उसका हर एक पार्टिकल सर्किल कर रहा होगा एक फिक्स एक्सिस के अबाउट, तो उसे हम क्या कहेंगे, रोटेशन मोशन। ठीक है, अब रोटेशन के लिए बेटा आता है टॉर्क, जिसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जो क्या कराती है, रोटेशन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स, या इसी को हम कहेंगे टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, जैसे मान लिया एक आपने रॉड ले लिया, इसको यहाँ पे पाइवोट कर दिया, इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक है, और ये r डिस्टेंस में रिवॉल्व कर रही है। ठीक, तो जो टॉर्क होगा बेटा वो क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, ये देखिए ध्यान रखना बेटा, केवल आपका वही फोर्स रोटेशन कराएगा जो क्या होगा, जो आपका परपेंडिकुलर है, जो बॉडी के परपेंडिकुलर हो और एक्सिस के अबाउट रोटेट कराए। मतलब ये आर वेक्टर है, ये कह सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी होती है ये क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू, आप आगे जाके पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट इज द वेक्टर। ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। जो टॉर्क है वो परपेंडिकुलर टू आर भी होगा एंड टॉर्क परपेंडिकुलर टू एफ भी होता है। कई बार पूछा था कि पेयर परपेंडिकुलर बताइए, तो टॉर्क जो है वो डिस्टेंस के भी परपेंडिकुलर होता है और फोर्स के भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एफ क्या है आपका, फोर्स है। फोर्स कैसा लग रहा है, इस बॉडी के परपेंडिकुलर, किसके, आर के परपेंडिकुलर। तो आपको यहाँ पे जब निकालना है, अभी इतना नहीं आना है आपको, बस देखना है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो फोर्स लग रहा है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो निकला है आपका कपल ऑफ फोर्स, या कहेंगे टॉर्क। ठीक है, समझ गए होंगे, फार्मूला नोट कर लीजिएगा। यूनिट इसकी पता है, न्यूटन मीटर होगी। यूनिट इसकी देखिए वर्क की तरह ही है, लेकिन ये क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर। ठीक है, न्यूटन मीटर इसकी यूनिट है। ठीक है, अब देखिए टॉर्क निकालने के लिए, जैसे मान लिया आपको कह दूं मैं कि एक बॉडी है, इस पर मैंने यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहाँ पे ये फिक्स है और ऐसे रिवॉल्व कर रही है। इससे डिस्टेंस जो यहाँ पे है वो हमारा 4 मीटर है। तो बेटा टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स यहाँ पे आपका कितना है, 20 न्यूटन इंटू ये 4, यानी कितना आ गया, 80 न्यूटन मीटर। अब इसकी डायरेक्शन देखना कैसे, कपल की डायरेक्शन। अगर आपका कपल बॉडी को रोटेट करा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अगर कपल आपका बॉडी को रोटेट करा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज को मूवमेंट क्या हो जाएगा, मूवमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉक के लिए। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो जाएगा, निगेटिव। अगर ये किसी बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्लॉकवाइज मूवमेंट निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसे ये बॉडी देखिए तो ये ऐसे रोटेट कर रही है, मतलब ये क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसका मूवमेंट क्या होगा, निगेटिव, और इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज का पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपका कोई बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, ठीक है, तो उसका मूवमेंट आपका क्लॉकवाइज, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज निगेटिव। ठीक, अब जैसे मान लिया सर्कुलर पाथ है कोई, ठीक है, कोई सर्किल है ऐसे, ठीक है, इस पे यहाँ फोर्स लग रहा है आपका इधर की तरफ 20 न्यूटन का, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, वो लग रहा है आपका, ये भी 20 न्यूटन का लग रहा है। ठीक, और यहाँ पे ये इसका डायमीटर जो दिया है वो दिया है 2 मीटर। डायमीटर क्या दिया है, 2 मीटर। तो यहाँ पे टॉर्क कपल निकालना है,
या मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बेटा, इसका टॉर्क जब देखोगे, इसका मान लो डायमीटर 1 मीटर, सेंटर के अबाउट, तो ये वाला ये पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, यानी कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एज पॉजिटिव। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव है, यानी उसका क्या हो जाएगा, τ1 कितना आ गया, 20 × 1 कितना, कैसे, एंटी क्लॉक। ठीक, T2 आपका क्या हो जाएगा, 20 × 1, ये भी कैसा है, एंटी क्लॉक ही है, देखेंगे ये भी एंटी क्लॉक रोटेट करा रहा है। तो नेट मूवमेंट जो होगा वही आपका कपल होगा। कपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 × 1 + 20 × 1 दैट इज 20 × 2 40 न्यूटन मीटर। ठीक, अब इसको देखिए, दूसरा शॉर्टकट तरीका ये है कि आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, अगर कहीं पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं दो जगह पे, तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। क्या होगा, अगर कहीं किसी बॉडी पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, रोटेशन। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, जैसे इस मार्कर पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर, तो ये रोटेशन कराएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, इसमें क्या होगा, आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, कोई एक फोर्स, अगर दोनों फोर्स इक्वल है तो आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। आइदर फोर्स यहाँ 20 न्यूटन है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 है, कितना आ जाएगा आपका, सीधे 40 न्यूटन आएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो टॉर्क निकालना है वो आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दो फोर्स के बीच की डिस्टेंस और आइदर फोर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा कपल। अब आ गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रोटेशन। जैसे आप इसके बहुत सारे एग्जांपल है कि दरवाजे का जो हैंडल है वो सबसे किनारे क्यों लगाया जाता है, क्योंकि टॉर्क में आपने क्या पढ़ा है बेटा, R×F। अगर टॉर्क आपका कांस्टेंट है तो उसके लिए क्या होगा, जब आप R को बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। ठीक है, जैसे आपका ये है, ये आपका कोई डोर है, यहाँ पे हैंडल लगी है, इसको हैंडल यहाँ लगा दिया जाए तो इसका आर क्या होगा, घट जाएगा। दूर रखें, किनारे पे रखेंगे तो बढ़ेगा, जब आर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, क्योंकि टॉर्क को हमें क्या रखना है, कांस्टेंट, यानी फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना फोर्स डिस्टेंस कम रखोगे फोर्स लगाने की, उतना आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, जितना दूर लगाएंगे उतना मेहनत कम करना पड़ेगा। ठीक है, स्टीयरिंग व्हील, जैसे देखिए आप देखेंगे कार का हैंडल छोटा सा होता है, ट्रक का हैंडल इतना बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है उसमें आपको मेहनत करना होता है घुमाने के लिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, रेडियस बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ा दिए तो फोर्स क्या हो गया, घट गया, कम फोर्स में आपकी गाड़ी घूम जाएगी। ठीक है, ऐसे आप देखिए नट क्रैकर्स हैं, उनकी हैंडल बड़ी रखते हैं। ठीक है, हैंडल बड़ी करके आप आसानी से उसको खोल सकते हैं। ठीक है, आप कोई कभी भी अगर मान लिया कोई नट खोलना है, आपसे मेहनत नहीं कर पा रहे, नहीं खुल रहा है, क्या करिए, उसके हैंडल में एक पाइप लगा दीजिए, आप आसानी से खोल पाएंगे। जैसे मान लिया एक नट क्रैकर है कोई ऐसे, ये है, इसके बीच में नट ऐसे लगा है, ये आप इसको खोल रहे हैं, अब आपको निकालना है, अब यहाँ से मेहनत करने नहीं हो रहा है तो इसमें एक पाइप लगा दीजिए और मेहनत करिए, आसानी से खुल जाएगा। क्योंकि क्या होगा, डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे तो आपका जितना एप्लीकेबल फोर्स है वो लग के उसको खोल देगा। तो यानी क्या करेंगे, आप फोर्स को घटा सकते हैं डिस्टेंस बढ़ा के। ठीक है, तो इस तरह से आप कपल निकाल लेंगे। अब दूसरी बात आई इक्विलिब्रियम, जिस पे क्वेश्चन आपका बोर्ड्स में आना लगभग तय है। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होता है वर्ड, इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। ठीक, स्टैटिक क्या है बेटा, कि बॉडी क्या हो इन रेस्ट। ठीक है, बॉडी रेस्ट में हो और रिजल्ट ऑफ ऑल फोर्स इज 0, जितने भी फोर्स लगा रहे हैं उसका रिजल्ट क्या हो, 0। ठीक है, साथ में नेट टॉर्क आल्सो 0। ठीक, जिस पे उस पर नेट फोर्स जो लग रहा हो वो भी 0, सबका रिजल्ट 0 हो, जितने सारे फोर्स लग रहे हैं उसका फोर्स का नेट फोर्स 0 है, नेट टॉर्क आल्सो 0। तो वो क्या हो जाएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जब बॉडी कहाँ पे है, रेस्ट में है। ठीक है, अगर क्या है, बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, आइदर रोटेशन और ट्रांसलेशन, क्या हो, इसमें क्या होना चाहिए, नेट फोर्स इक्वल टू 0, मतलब कहीं पे F1 + F2 + F3 ऐसे सारे सबका वेक्टर सम क्या हो जाए, 0। तीसरा क्या है, नेट टॉर्क इक्वल टू 0, कि उस पर नेट मूवमेंट जो होना चाहिए वो भी 0 होना चाहिए। अगर कोई बॉडी किसमें है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। डायनेमिक में क्या है, बॉडी चल रही है, ठीक है, फिर भी उस पर नेट टॉर्क और नेट फोर्स 0 है। ठीक है, इस तरह से, ठीक, कि बॉडी आपकी जा रही है, आप उस पर कई सारे फोर्स लगाएं लेकिन उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है,
मीन्स बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, नेट फोर्स क्या है आपका उस पर 0 है, ठीक है। आपका ये सारे फोर्स लग रहे हैं फिर भी, तो वो क्या हो जाएगा आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम या स्टैटिक। समझ में आया बेटा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी रेस्ट में हो, उस पर फोर्स लग रहे हो, लेकिन सारे फोर्स का रिजल्ट क्या आ रहा हो 0, और सारा टॉर्क का भी रिजल्टेंट क्या हो जाए 0, तो उसे हम क्या कहेंगे रोटेशनल और मतलब क्या कहेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क भी 0 होता है और नेट फोर्स भी 0 होता है, ध्यान रखिए। कभी कंडीशन पूछा जाए कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो क्या कहेंगे उस पर नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए और नेट टॉर्क भी 0 होना है। इसी पे आपका बना है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इसी पे बना है कि एट इक्विलिब्रियम नेट मूवमेंट इज 0, ठीक है। या कह सकते हो क्लॉकवाइज मूवमेंट, नेट क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक। जैसे हमने एग्जांपल के लिए एक रॉड ले लिया, इसको सेंटर पे पाइवोटेड कर दिया ऐसे, इस पे एक फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हैं F1, एक फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हैं F2, ठीक है। अब ये बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, अगर मान लिया इसकी डिस्टेंस d1 है, इसकी डिस्टेंस d2 है, इक्विलिब्रियम में है, तो देखिए बेटा इसका मूवमेंट किधर आएगा, मूवमेंट ऑफ F1, मूवमेंट ऑफ F1 आ जाएगा आपका F1 इंटू D1, लेकिन एक ऐसा एंटी क्लॉकवाइज यानी ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। मूवमेंट ऑफ F2, F2 का देखेंगे हो जाएगा F2 इंटू D2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, ठीक है, पाइवोटेड पॉइंट से। तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि ये मूवमेंट कैसा हो गया, ये है आपका एंटी क्लॉक और ये कैसा है क्लॉक, क्योंकि ये मेहनत करेगा इधर रोटेट कराने की, ये मेहनत करेगा इधर रोटेट कराने का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, नेट मूवमेंट 0, अगर इन दोनों का सम करें तो क्या हो जाएगा F1 D1 माइनस F2 D2 इक्वल टू 0, तो रिजल्ट वही मिला ना बेटा, F1 D1 इक्वल टू F2 D2। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, नेट क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू नेट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, कोई भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखिए एक क्वेश्चन है आपका, जैसे देखिए एक आपकी मीटर स्केल है, मीटर स्केल मतलब उसकी 100 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे इसको हमने सेंटर पे पाइवोट कर दिया, कहाँ पे, सेंटर पे पाइवोटेड कर दिया 50 पे, ठीक है। एक बॉडी यहाँ पे रखी है जिसका वेट है 40 kg, और दूसरी बॉडी इधर पूछे कि कहाँ रखें 20 kg की, 20 kg की बॉडी इस साइड हम कहाँ रखें ताकि इस 40 kg को बैलेंस कर दें, ठीक है। इस 40 kg को मतलब 20 kg मास को कहाँ रखें कि, और ये 0 मार्क पे है और ये 50 पे है, इसकी पोजीशन पूछ रहा है कि कहाँ रखा जाए, ठीक है। तो आप क्या पढ़े अभी, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है, नेट क्लॉकवाइज मूवमेंट नेट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो इधर देखिए ये हो गया आपका एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है, 40 इंटू यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू, इसको देखेंगे अगर तो क्या होना चाहिए 20 इंटू एक्स मान लीजिए, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, एक्स इज इक्वल टू यहाँ निकाल लेंगे अगर तो ये आ जाएगा 40 इंटू 50 अपॉन 20, यानी ये आ गया 100 मीटर। यानी इसको हमको कहाँ रखना पड़ेगा, आखिरी एंड पॉइंट पे रखना पड़ेगा, तब इसको बैलेंस कर पाएगा, ठीक है। एकदम एंड पॉइंट यहाँ रखेंगे 100 पे तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। एक तो इस तरह का क्वेश्चन है सिंपल सा। दूसरा देखिए जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा आपके एग्जाम में, ज़्यादातर आने की संभावना इसी की है। आपको एक मीटर रूल दिया होगा, ठीक है, और यहाँ कहेगा कि 70 मार्क जहाँ पे है, जहाँ पे है मार्क 70 मार्क पे फलक्रम रखा है, और इसके छोटे वाले एंड पे इधर 0 मार्क है, इस पे इसने रखा है 40 kg का वेट, उधर किसने रखा है 40 kg का वेट। 40 kg का वेट रख के इसने क्या रखा है, इसको बैलेंस इक्विलिब्रियम में है। 40 kg का वेट इधर किनारे रखने पे इक्विलिब्रियम में है, तो बताइए मीटर रूल का वेट क्या होगा, फाइंड वेट ऑफ मीटर रूल। मीटर रूल का वेट बेटा कहाँ ऐड करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, कहाँ पे है सेंटर ऑफ मास, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा 50, आधे पे होगा, यहाँ पे W लग रहा है। 40 कहाँ रखा है एंड पे,
तो कह रहा है कितना वेट होगा। तो बेटा पता है ये वेट इधर की तरफ ऐड कर रहा है, ये इधर ले जाने की कोशिश करेगा, ये इधर, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये हो गया क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालेंगे क्या हो जाएगा, W इंटू 20, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कितनी है 20, इक्वल टू होना क्या चाहिए 40 इंटू, अब ये 70 मार्क्स पे है, ये कहाँ पे है 100 मार्क्स पे, तो कितना हो गया उसकी डिस्टेंस 30, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 इंटू 30/20, दैट इज 2 यानी 60 kg, यानी वेट क्या हो जाएगा 60 kg, या मास कह सकते हैं 60, वेट हो जाएगा 60 kgf या 60 न्यूटन, 60 इंटू जी न्यूटन, ठीक है। ये आ जाएगा आपका वेट ऑफ मीटर रूल, ठीक है। इस तरह से निकालने का क्वेश्चन आएगा। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा और टफ बनाएगा, तब देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन और कह रहा है कि आपको एक मीटर रूल दे दिया गया यहाँ पे ऐसे, और कह दिया गया कि ये आपका मार्क 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर मार्क्स पे ये है, और यहाँ पे वेट ऑफ रूलर जो है वो 20 kg दे दिया, यहाँ पे इसके एक एंड पे 40 kg, यहाँ पे 40 kg 100 पे रखा है। अब कह रहा कि दूसरा वेट हम कहाँ पे लगाएं कि इसको बैलेंस कर दे, इक्विलिब्रियम में ला जाए। दूसरा कह रहा है कि कोई वेट है आपका, ठीक है, वो कितना है, दूसरा वेट मान लीजिए आपका 100 है, 100 kg। दूसरा कह रहा है कि 100 kg का मास हम कहाँ रखें ताकि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो बेटा देखिए ये वाला फोर्स नीचे, वेट भी नीचे, यानी ये दोनों मूवमेंट किधर काज करेंगे, इधर, तो यानी हमको ये हमारा किधर मूवमेंट हो गया क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तरफ से, मतलब इधर कहीं पे हमको एक्स डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हमें सोचना पड़ेगा। तो एक्स डिस्टेंस पे रखा तो मान लो कितना है हमारा 100 इंटू एक्स, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज, ये हुआ एंटी क्लॉक मूवमेंट, और इधर है क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट W रखा 40 पे रखा 10 सेंटीमीटर पे, यानी 20 इंटू 10, इसका वेट 20 है, प्लस इसका मूवमेंट देखिए ये kgf में कर रहे हैं हम सब क्वेश्चन, तो यहाँ 20 इंटू 10 हो गया। अब उसको क्या करेंगे बेटा 40 इंटू कहाँ पर रखा है वो 100, ठीक है। अब देखिए ये आ गया 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया 200 प्लस ये हो गया 4000, यानी आ जाएगा 4200, ये 100 इंटू एक्स इक्वल टू 420, एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स की वैल्यू आ गई 420, यानी इस पर ये बैलेंस नहीं हो पाएगा क्योंकि इधर 420 सेंटीमीटर है ही नहीं, कुछ क्वेश्चन में हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हटा दीजिए, डाटा सही नहीं, कुछ डाटा सही ले लेते हैं। जैसे मान लिया ये 4 kg है, इसको कहते हैं 4 kg, इसको कहते हैं 20 kg, ठीक है। अब देखिए ज़रा, तो वो 4 kg है, वो 20 kg है, तो देखिए x इंटू क्या कर लिया गया 100 kg इक्वल टू वेट कितना है 20 इंटू कितना हो गया 20 इंटू इसकी डिस्टेंस कितनी है 40 से W, 40 इज 20, 50 पे ऐड करेगा 20 इंटू 10 प्लस वो हो गया 4 इंटू 100, ठीक है। यानी x इंटू 100 इज इक्वल टू यहाँ आ गया 200 प्लस 400, यानी आ गया ये 600। x इंटू 100 इक्वल टू 600, तो x इक्वल टू क्या आ गया 6, यानी यहाँ से 0 से 6 मार्क्स, जहाँ पे यहाँ 0 से 6 मार्क होगा वहाँ पे हम रख देंगे तो हमारा ये मीटर रूल बैलेंस हो जाएगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन बेटा इसमें है, बहुत कोई समस्या वाली बात नहीं, इसके क्वेश्चन करिएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है।